ये करंट अफेयर रिवीजन की पहली क्लास है। देखो, पहले तो द हिंदू के करंट अफेयर हैं 20 और 21 दिसंबर के एडिटोरियल, जिसमें बेसिक पहला तो ये है कि क्या भारत में, पहला टॉपिक है क्या भारत में विधानमंडल का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। इसमें आप बहुत सारे तर्क में दे सकते हो, हाँ भाई होना चाहिए, है ना, है ना, क्योंकि इसका पहला वो दे सकते हो, ये इसलिए खबरों में है क्योंकि सरकार संसद में 129वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आई है ना। इसके कि इसमें ना इस तर्क में ये दे सकते हो कि भाई ये होने चाहिए, क्योंकि अगर एक देश एक चुनाव या एक बार में सारे चुनाव हो जाएंगे तो एक तो नीति निरंतरता आएगी, है ना, और ऊपर से चुनावी खर्च में कमी आएगी, और ऊपर से और हाँ, यही बेनिफिट है। और इसकी जो हानि है, एक तुम्हारी ये है कि जवाबदेहिता कम हो जाएगी और संघीय ढांचे में परिवर्तन हो जाएगा। अब एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के लिए गठित जो जेपीसी है ना, अब इसमें हम जेपीसी के बारे में पढ़ेंगे। जेपीसी, पहली बात तो संसद की दोनों समिति के सदस्य होते हैं इसमें, संसद के दोनों जॉइंट पार्लियामेंट्री, इसका मतलब क्या है, जॉइंट पार्लियामेंट्री संयुक्त संसद समिति, है ना। लोकसभा के 21 होते हैं, राज्यसभा के 10 होते हैं, है ना। ये अस्थायी निकाय होता है, अस्थायी निकाय होता है, किसी एक टॉपिक के लिए बनता है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड के जेपीसी बनी थी, देन इसके लिए जेपीसी बन गई, है ना। और इसमें सत्तारूढ़ के दल के लोग भी होते हैं और विपक्षी दल के लोग भी होते हैं। और इसके जो गठन होता है ना, संसद का कोई भी सदन इसका गठन कर सकता है, परंतु दूसरे सदन को उस प्रस्ताव पे सहमत होना पड़ता है ना। इसके सदस्य दोनों सदनों में चुने जाते हैं, पहले पढ़ लिए हमने। जो सदस्य चुने जाते हैं ना, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों से, अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चुने जाते हैं राजनीतिक दलों के। और इसके जो जेपीसी बनती है, वो बनती है तुम्हारा 15 आर्टिकल 105 और 118 के तहत, इसमें संसद को व्यापक अधिकार प्राप्त है। इसमें ना ये जेपीसी ना व्यक्तियों को गवाही देने के लिए और साक्ष्यों की जांच भी कर सकता है, और साक्ष्य और गवाही से संबंधित जो विवाद है ना, अंतिम विवाद है, जो उसके पास पावर है, वो पावर है लोकसभा अध्यक्ष के पास, वो पावर है। सरकार को सिफारिशों के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। समिति को भी संसद में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब हम पढ़ लेते हैं एक क्वेश्चन आंसर लिखा था। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति के महत्व, इसकी सीमाओं का विश्लेषण करें। इस संबंध में भारत में चुनाव प्रक्रिया में संभावित सुधारों पर चर्चा करें। दोबारा सुन लो। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव के संदर्भ में संयुक्त संसदीय समिति के महत्व और उसकी सीमाओं पर चर्चा करें, और इस संबंध में भारत में चुनाव प्रक्रिया में संभावित सुधारों पर चर्चा करें। संयुक्त संसदीय समिति एक संसदीय तंत्र है, ठीक है, पहला शुरुआत करेंगे, जिसका उपयोग मुद्दों, नीतियों, विधेयकों का विस्तृत जांच के लिए किया जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के लिए गठित जेपीसी भारत में चुनाव को एक साथ कराने की व्यवहारिकता, चुनौतियां एवं संवैधानिक निहितार्थ का पता लगाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में जेपीसी क्या महत्व है, गहन जांच होगी, विविध प्रतिनिधित्व होगा, क्रियान्वयन के लिए सिफारिश होगी, और सार्वजनिक सुझाव भी ले सकते हैं। सीमा है, समय की कमी, सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, राजनीतिक पूर्वाग्रह, है ना। अब आप ये पढ़ लीजिए कि चुनाव प्रक्रिया में संभावित सुधार, चुनाव आयोग को मजबूत करना, केंद्र राज्यों में समन्वय, और विधायी ढांचा। इसमें हम एक और जोड़ सकते हैं, राजनीतिक दलों को जो राजनीतिक दल हैं, जो वो चुनाव से पूर्व घोषणा कर देते हैं। अब चुनाव से पूर्व जो घोषणा करते हैं, उसका चुनाव आयोग को पूरा डाटा देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ से आएगा। अब मानव विरुद्ध अपराध तथा भारत का उदासीन रुख, ये सिंपल सी बात है।
ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी, अभी 4 दिसंबर 2024 को ना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो मानव विरुद्ध अपराध के लिए संधि बनाने की बात कर रहा है। इस विषय पे हमारे पास में कोई भी अपराध नहीं है। भारत रोम स्टैचू का हिस्सा नहीं है। जो भारत है ना, वो भारत रोम स्टैचू का हिस्सा नहीं है। 1918 में बना, सॉरी 1998 में बना था रोम स्टैचू, जिसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना, जो 2002 में लागू हुआ। यह केवल व्यक्तिगत अपराध तय करता है, ना कि देशों को दोषी नहीं मानता। जैसे इसराइल और गाजा के ऊपर हुआ था, तो इन्होंने नेतन्याहू पर केस चलाया था, ना कि इसराइल पर केस चलाया था। कवर किए गए नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता का अपराध, ये सब बातें इसमें कवर है। इसका जो लीगल बैकग्राउंड है ना, वो 1945 का लंदन चार्टर है, और न्यूमबर्गर ट्रायल हेग में इसका मुख्यालय है। रंगभेद भी शामिल है, नो न्यूक्लियर वेपन और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ना, और टेररिज्म भी नहीं है। जेनोसाइड कन्वेंशन है, अभी एक इससे जुड़ा हुआ एक और है, जेनोसाइड कन्वेंशन 1948। अब अगर हमें देखना है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून नैतिकता की स्थापना में बाधक होते हैं, फायदा होते हैं, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम गाम्बिया वर्सेस म्यांमार का। अब जो जेनेवा कन्वेंशन है ना, उसके तहत 4 कन्वेंशन आते हैं 1948 के तहत। 1949 के तहत प्रिजनर ऑफ वार की आप नहीं करोगे, प्रिजनर ऑफ वार ऑफ लैंड, प्रिजनर ऑफ वार ऑफ वाटर, देन नहीं प्रिजनर ऑफ वार, देन प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन ड्यूरिंग वार, ट्रीटमेंट ऑफ वॉन्डेड एंड sick and shipward member of armed force at sea, treatment of wounded and sick armed force person in field, significance, ये 4 ह्यूमैनिटेरियन, ये 4 प्रोवाइड वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक हो गया। अब एक चीज़ सुन लीजिए आप। भारत में लगातार अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों की बजाय राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों के माध्यम से मानवता विरुद्ध अपराधों को संबोधित करने की वकालत की है ना। प्रस्तावित संदेह वैश्विक मानवाधिकार शासन में लिखे गए निहितार्थ का आलोकनात्मक मानवता के विरुद्ध अपराध कुछ गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, जिनमें हत्या, दास्तान, निर्वासन, यातना, बलात्कार जैसे व्यापक या व्यवस्थित अत्याचार शामिल है। इस विषय पर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है। भारत इन विषयों पर अपने राष्ट्रीय कानून में महत्व देता है। भारत का रुख है ये भारत के रोम स्टैचू में भारत का गैरवादी भागीदारी है। इसका क्यों गैर भागीदारी है? संपूर्णता का खतरा, राष्ट्र कानून से टकराव, आतंकवाद शामिल न करना, परमाणु और युद्ध अधिकारों को शामिल करने का विरोध। भारत में नक्सलवाद के खिलाफ एक कानून आया है, महाराष्ट्र में लेके आए हैं, महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम है ना। यह गैर कानूनी गतिविधियों को व्यापक परिभाषा है। सार्वजनिक व्यवस्था एवं शांति सौहार्द को खतरे में डालने वाली गतिविधि, कानून में प्रवर्तन या प्रशासनिक हस्तक्षेप, हिंसा, बर्बरता और जनता में भय पैदा करने वाली गतिविधियां, कानून की अवज्ञा प्रोत्साहित करना और उनका प्रचार करना, संचार के माध्यमों में व्यवधान करना, गैर कानूनी गतिविधियों की धन व संसाधन को एकत्रित करना, चिंता है, अस्पष्ट शब्दावली, त्वरित अभियोजन, असमिति का दमन, पक्ष, उभरते हुए खतरे को संबोधित करना, तेज अभियोजन। ठीक है। अब इसके ऊपर यूएपीए पढ़ा था 1967 में है ना। और आप सबसे पहले ट्रिब्यूनल जाते हो। इसका जो ट्रिब्यूनल होता है वो हाई कोर्ट का जज हेड करता है, और जो आरोप तय करती है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है। आगे की राह, सुरक्षा और स्वतंत्रता में संतुलन बनाना होगा, न्यायिक निगरानी और स्पष्ट परिभाषा देनी होगी। महिलाओं की देखभाल का बोझ कम करने के लिए कैरेज की सुविधा, डे केयर सुविधा खोलो। इससे महिला सुरक्षा और इसलिए महिला कार्यबल में सुधार होगा और लैंगिक समानता बढ़ेगा। देश महिला देखभाल के प्रभाव, पीएमपी पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स सर्वे ने बोला था कि ना 79% में महिलाओं का मानना है कि घर और देखभाल की जिम्मेदारी के कारण शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ी बाधा है। एसबीआई की रिपोर्ट है कि महिलाओं के जो अवैतनिक देखभाल कार्य है उसमें वो सकल घरेलू उत्पाद में उसका अनुमानित योगदान 7.5% है। देखभाल बुनियादी ढांचे में अपर्याप्त निवेश है ना।
एक तो ना हम जो जो देखभाल बुनियादी ढांचे पर भारत सरकार का जो सरकारी खर्च है ना, वो सकल घरेलू उत्पाद का 0.1% है, जो अन्य विकासशील देशों में ये 1 से 3 तक 3.9% है। कोविड-19 के बाद क्रैच योजना में भारी कमी की गई। 2016 में क्रैच की संख्या 25,000 थी, 2023 में ये 3900 रह गई। आगे की रहा कर्नाटका का कूस कुसु कूस कुसीना माने योजना को अपनाओ, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 3,000 से ज़्यादा क्रैच खोले गए हैं, जिसमें अरे बेवकूफ़ बना रहे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 3,000 से अधिक क्रैच संचालित करती है, जिसमें महिलाओं का मनरेगा के तहत काम में सक्षम बनाया, घरेलू आय में सुधार होगा। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि एक दूसरे से जुड़ी है। नेक्सस रिपोर्ट है IBPIES में 5 वैश्विक समस्याएं हैं: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, जल की कमी, स्वास्थ्य जोखिम। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्सस रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व की 58% GDP है वो सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर है। गंगा डॉल्फिन है, पहली बार सैटेलाइट टैगिंग की गई है अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में आया था। ये आसाम में की गई है ना। जो सैटेलाइट टैगिंग होती है, इसके अंदर ना ये साइंटिफिक टेक्निक होती है। इसमें ट्रैक एंड स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ बिहेवियर एंड हैबिटेट यूज ऑफ एनिमल बाय अटैचिंग एंड ट्रैकिंग डिवाइस एंड कम्युनिकेट बाय सैटेलाइट। वही उस पर ना सैटेलाइट से ट्रैकिंग की जाती है, उससे डिवाइस अटैच किए जाते हैं, है ना। और किस लिए की जाती है? बिहेवियर पर नजर रखने के लिए और हैबिटेट पर नजर रखने के लिए। कॉमनली यूज इन ये जो सैटेलाइट टैगिंग है, ये माइग्रेटरी स्पीसीज और टेरिटोरियल एनिमल में ज़्यादा होता है। गंगा की डॉल्फिन जो पहले ये इंद्र जैसी दिखती है, 1973 से पहले दोनों को एक ही माना जाता था। इसका नाम है पैलेंटिस प्लाटेंसिटा का, है ना। अडल्ट डॉल्फिन 2 से लेकर 2.6 मीटर लेंथ तक हो सकती है। वेट 70 से लेकर 90 kg। हिस्टोरिकली फाउंड गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्णापुलिक संगू। नेम लोकल नेम वाहन ऑफ लॉर्ड गंगा, शुशुक और हिहू। IUCN रेड लिस्ट में है, इंडेंजर्ड है, वो शेड्यूल 1 में है। 2009 में एक्वेटिक एनिमल है। प्रोजेक्ट 2020 में विक्रमशिला जो गंग डॉल्फिन स्पेशल रिजर्व बिहार में है ना। BOP ये होता है करंट अकाउंट में विजिबल होता है, नॉन विजिबल होता है। इसमें आपके इन्वेस्टमेंट होता है, ये होता है तुम्हारा करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, ये होता है कैपिटल अकाउंट में, है ना। इसमें FDI और FPI है ना। FDI होता है, FDI लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी दोनों में आता है, 10% से अधिक होता है। ओनरशिप और मैनेजमेंट राइट दोनों मिलते हैं। और FPI ओनली लिस्टेड कंपनी में आता है, जिसमें ओनरशिप राइट मिलते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए FPI शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। और ये डिसीजन मेकिंग में नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड, इसमें मशीनरी एंड प्लांट में भी निवेश होता है। डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट लेते हैं, है ना। अबाउट SPI सिक्योरिटी एंड अदर फाइनेंशियल एसेट, ये मोर लिक्विड होता है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक एंड एक्सचेंज ट्रेड फंड में भी होता है। पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब पैसिव ओनरशिप होती है, नॉट टू मच इन्वॉल्व। बेनिफिट होता है, मोर मार्केटेबल होता है, मतलब जल्दी बेच सकते हो। लिक्विड होता है और रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। डेप्ट एंड इक्विटी के बारे में पता है। डेप्ट होता है कर्जा, जैसे लोन हो गया, बॉन्ड हो गए। और इक्विटी में आपको स्टॉक एंड ओनरशिप मिलता है। इंटरेस्ट रेट, डेप्ट पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, इक्विटी पे आपको डिविडेंड कैपिटल मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है। सेफ होते हैं, अगर नोट मत सेफ, अगर किसी कंपनी का लिक्विडाइजेशन होता है तो सबसे पहले जिन्होंने कर्जा ले रखा है, सबसे पहले उन्हें मिलेगा ना। ओवर 60 प्रोडक्ट, एक तो पेड़ा है, माताबारी पेड़ा प्रसाद त्रिपुरा का, माताबारी पेड़ा प्रसाद त्रिपुरा था। पचारा त्रिपुरा का गारमेंट है और ट्राइबल है। RBI के 90 साल हो गए। RBI एक्ट से 1934 में एक्ट के थ्रू बना था, 1935 में बना। पहले इसके थे ऑस्ट्रेलियन पहले गवर्नर थे। पहले ये वो था तुम्हारा प्राइवेट। 1949 में नेशनलाइजेशन किया। इसका गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर ऑस्ट्रेलियन ऑसबोर्न अर्कलेल स्मिथ। इंडियन पहले थे CD देशमुख। देन आपके
है ना, 1 रुपये का नोट नहीं काटता छापता। गवर्नेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट, इसका जो गवर्नेंस संभालते हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन सुन लो, एक इसके फुल टाइम मेंबर होते हैं, इसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, है ना। और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं जिन्हें वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, जिसमें 10 डायरेक्टर होते हैं वेरियस फील्ड एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, अदर 4 डायरेक्टर ईच फ्रॉम लोकल बोर्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इससे पहले जो हमारे थे ना, पादौर में थे, मंगलौर में थे और विशाखापट्टनम में थे, है ना। ये सब गवर्नमेंट मनी से बने थे। अब फेज 2 में जो बन रहे हैं, जिसमें तुम्हारा चंडीगढ़ उड़ीसा में बनना है, 5 मिलियन मैट्रिक टन, 4 मिलियन मैट्रिक टन का। और तुम्हारा वो पादौर में बनना, दिखाना एक सेकंड के लिए, ये पादौर होगा, पादौर उड़ीसा, है ना, ये बन रहा है। इंडिया है स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटिंग, जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है। ये ऑयल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बोर्ड की है, अंडर काम सब्सिडरी है ये, और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद। अब फाइनेंस कमीशन के बारे में सुन लीजिए। जो फाइनेंस कमीशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है ना। और तुम्हारा इसमें एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं। चेयरमैन को पब्लिक एक्सपीरियंस चाहिए, पब्लिक एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, है ना, पब्लिक अफेयर वाला। और एक होगा हाई कोर्ट के जज, जितनी क्वालिफिकेशन होगी, या हाई कोर्ट का जज होगा। एक होगा जिस बंदे को फाइनेंस की नॉलेज होगी, एक होगा जिसे नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों होगा, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का। एक होगा जिसे स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक होगी। CDP सुरक्षा, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जिसमें आप इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो ई रूपी वाउचर का। ई रूपी वाउचर प्रीपेड वाउचर है, जिस काम के लिए आपने बनाए हैं उसी काम के लिए यूज होंगे, है ना। और ये इस प्लेटफॉर्म का किसको अलाउड होगा, जब फार्मर कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए है ये, फार्मर कर सकते हैं, वेंडर कर सकते हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी कर सकती है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कर सकती है, ऑफिसर ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर, ठीक है। डाटाबेस, ये जो इसका डाटाबेस होगा, इससे कनेक्ट होगा PM किसान और क्लाउड बेस्ड सर्वर स्पेस फॉर NIC, UDI वैलिडेशन, ई रूपी इंटीग्रेशन। अब ED के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो एडजस्टिंग अथॉरिटी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये यहाँ पर कर लो, PMLA, है ना। अब क्या होता है, अगर मान लो ED ने किसी की संपत्ति ली, बोला कि भाई आपकी संपत्ति ये मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई है, PMLA एक्ट की सेक्शन 5 के थ्रू आपने संपत्ति ली कि आपने उससे कमाई है, तो ED को ना 180 दिन के भीतर ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने ये संपत्ति कुछ ना कुछ इस टाइप की, नहीं तो वो संपत्ति वापसी चली जाएगी। और आपको अगर इसके खिलाफ अपील करनी है तो आपको 45 दिन मिलेंगे ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए, देन उसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। ED डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर काम करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। जो इसका चेयरमैन की नियुक्ति होती है वो CVC एक्ट 2003 के थ्रू होती है। अब जो इसके सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, CVC चेयरमैन, एक तो CVC चेयरमैन होगा, एक सेक्रेटरी होगा होम मिनिस्ट्री का, एक सेक्रेटरी होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री का, एक सेक्रेटरी होगा तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का। टर्म लाइफ होती है इसकी 2 साल का होता है ना। और 3 साल तक आप बढ़ा सकते हो, एक साल करके, है ना। अब ये PMLA में करता है, फ्यूजिटिव एक्ट में करता है, स्मगलिंग एक्ट 1974 देखता है, फेमा देखता है, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वही हो गया। ये 4 देखता है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होते हैं कि ना भाई आप पहले यहाँ टेस्ट कर लो, पायलट प्रोजेक्ट टेस्ट करने के लिए होता है ये। अब ट्राई ने निकाला है, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाला है। इससे पहले RBI निकाल चुका है, और तुम्हारा SEBI निकाल चुका है, IRDA निकाल चुका है। नवचेतना एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, ये NEP 2020 में था। इसका मानना है कि 3 साल तक के बच्चे के में ना 75% उसका माइंड डेवलप हो जाता है 3 साल तक। तो इसमें बच्चों को ना, इसमें आंगनबाड़ी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी काम के लिए। और बच्चों को इसमें 3 भागों में बांटा गया है, जो 1 साल तक है, जो 2 साल तक है, जो 2 से
जो 12 महीने से 24 महीने तक, जो 24 महीने से 36 महीने तक, है ना। जो 1 साल तक का बच्चा है उससे तो बोला जाएगा कि भाई आप ये बताओ कि इसमें सामान रख के आओ, वो रख के आओ, बाकी वो रुमाल की गांठ खोलो, और उससे बोला जाएगा भाई रंगों को पहचानो। ऐसे ही काम किए जाएंगे। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, अनुवांशिक कर, इसे स्टेट टैक्स भी बोला जाता है। स्टेट टैक्स भी बोला जाता है। ये 1954 में आया था, 1985 में, 1953 में आया था, 1985 में हट गया। हाईएस्ट तो ले सकते थे इसके थ्रू आप 20 करोड़ ले सकते थे। वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स भारत में अबॉलिश हो गया 2015 में और 2018 में, परंतु ये रीइंट्रोड्यूस किया गया। एक सेकंड, रीइंट्रोड्यूस किया गया। जो वेल्थ टैक्स रीइंट्रोड्यूस किया गया ना, जो गिफ्ट टैक्स हुआ था भाई 1998 में, गलत करा है भाई। जो ये रीइंट्रोड्यूस किया गया ना, जो गिफ्ट टैक्स है 2004 में, उसने बोल रखा था कि भाई अब पहले 25,000 था, आप 50,000 तक की गिफ्ट पे कोई आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, परंतु आप 50,000 से ऊपर गिफ्ट लेते हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, है ना। अब परंतु ब्लड रिलेशन पे नहीं भरना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और लीनियल और डिसेंडेंट को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और गिफ्ट ओकेजनली मिले तो भी नहीं देना पड़ेगा। वेल्थ टैक्स है ना, अब वेल्थ टैक्स 2015 में आया था। इसके तहत अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो आपको 2% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, है ना। और अगर जो इनहेरेंट वो है ना आपके शेयर, उन पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वो भी कैपिटल गेन टैक्स। और इंश्योरेंस पे आपको कोई टैक्स नहीं है, जो आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है। थैंक यू।